हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चंद्रा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आनंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शानदार सेशन की। और साथ ही साथ में आज का जो आपका सेशन है, आपका सेशन आप कह सकते हैं कि क्लास का आप उसे नाम दे सकते हैं, क्योंकि आज के सेशन में प्रश्नोत्तर जैसा कहीं कुछ भी नहीं है और जो भी चीजें हैं वो चीजें पूरी तरह से थ्योरेटिकल हैं। हां, प्रश्न आज जो आपको ये थ्योरी और एक कंप्लीट संविधान सभा पे एक डिस्कशन होगा और साथ ही साथ में सारी की सारी चीजें आप लोगों को मैं नोट भी कराऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे ऐप पे लेकर चलता हूं क्लास। और इस संविधान सभा से और साथ ही साथ में जो भी आपके राष्ट्रीय आंदोलन, तो इससे जो प्रश्न रहेंगे वो प्रश्न हम कल के सेशन में लेंगे, क्योंकि काफी विचार किया मैंने और फिर मुझे लगा कि थ्योरी लेके चलना और फिर प्रश्नोत्तर पे आना तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है और तुरंत जब आप उत्तर देते हैं तब फिर चीजें सरल भी हो जाती हैं। तो आज आप चीजों को सीख लीजिए और कल इन पे आप लोगों को एक कंप्लीट प्रैक्टिस करा दी जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी चीज यह है कि आज का जो आपका सेशन है आप लोग जान रहे हैं केवल और केवल लाइव है। तो आप लोगों से यही एक निवेदन है मेरा कि वैसे चाहे शेयर करते हो ना करते हो, लेकिन आज जरूर आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि कई लोग होंगे जो लोग अभी अनुपस्थित होंगे, बाद में जुड़ते हैं। तो एक बार अपने अपने लेवल पर आप लोग शेयर कर दीजिए और पेन कॉपी जरूर लेकर बैठिए, आप लोग जरूर से लेकर बैठिए। और हालांकि मैं जान रहा हूं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी भी बेड पे आराम से लेटे होंगे, तो आप लोगों के लिए भी एक सुविधा मैं दे दूंगा, स्क्रीनशॉट लेने का आपको अवसर दे दूंगा। तो इत्मीनान से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर बाद में जब भी आप पूरी तरह से चैतन्य स्थिति को प्राप्त करें तब आप फिर उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए संविधान सभा में आते हैं और इसके जितने पहलू हैं, कोई आपका ऐसा पहलू नहीं होगा जिस पहलू को हम टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक एक चीज को लेकर मैं चल रहा हूं। पहली चीज तो यही है कि संविधान सभा, इस पे बात उठती है कि संविधान सभा का अर्थ क्या है या संविधान सभा किसे कहते हैं, ठीक। कि हम जिस चीज को, हमारा विषय वस्तु है जो भी हमारी, तो उस विषय वस्तु में उसका तो पहले संदर्भ ही जान लें कि भाई इसका अर्थ क्या है। और आप लोगों से यह भी एक निवेदन है कि प्लीज एक बार आप लोग अब चैट को स्थगित कर दीजिए, ठीक है। दरो दीवार पर हसरत की नजर रखते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। गुड मॉर्निंग। वाह, वाजिद अली शाह होते तो वाजिद अली शाह, ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे नहीं वाजिद अली शाह को या चलिए, गुड मॉर्निंग मुकेश कुमार जी और सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखो, अब आके आप लोग थोड़ा सा गंभीर हो जाइए। जो संविधान सभा है, हमारे यहां पे संविधान सभा की मांग एक लंबे अरसे से उठती रही। वो एक अलग बात है कि काफी समय बाद जाके ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे इस प्रपोजल को स्वीकार किया और एक संविधान सभा गठित हुई। और ये जो संविधान सभा हमारे यहां पे गठित हुई थी, उस संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से। अभी आगे इस पे चर्चा करूंगा कि कैसे हमारी संविधान सभा गठित हुई थी। कहने का मतलब कि जो संविधान सभा होती है, संविधान सभा जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा यह आपकी गठित होती है या उनसे निर्मित होती है और इसका कार्य होता है संविधान का निर्माण करना। कहने का मतलब कि संविधान सभा किसे कहते हैं, तो संविधान सभा ऐसी सभा है जो गठित होती है किससे, जनप्रतिनिधियों से, और इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है संविधान का निर्माण करना। तो संविधान सभा क्या है, एक जनप्रतिनिधि संस्था है और यह संस्था क्या करती है, यह संस्था करती है संविधान का निर्माण। यह हुआ अति सामान्य तथ्य। अब आते हैं थोड़ा सा अच्छे तथ्य पे, जहां से आपका एक लेवल का प्रश्न बन सकता है और बनेगा भी।
देखिए, हम आप लोग पढ़ते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है, यह संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। ध्यान से सुनते चलिएगा आप लोग, और साथ ही साथ में मेरे साथ साथ नोट भी करते चलिएगा। और अगर कोई भी चीज आपकी छूट जाए, ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से पीछे आ जाऊंगा। तो यह सुविधा आप लोगों को मैं दे रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल गुड, यह है सही तरीका। सब लोगों ने चैट स्थगित कर दी, बहुत ही अच्छी बात। ऐसे अनुशासित विद्यार्थी अगर किसी कोच को मिल जाए ना, तो मान लीजिए फिर सब कुछ धुआं धुआं हो जाएगा। देखो, अब आप लोग इस पे आइए कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। किसी भी देश का या पूरी दुनिया में जहां जहां पे भी लिखित संविधान है, उसके दो कारण हैं। कहने का मतलब कि जो लिखित संविधान होता है, तो दो कारणों से किसी भी देश का संविधान लिखित संविधान होता है। कितने कारणों से? दो कारणों से। कौन कौन से दो कारण हैं? पहला कारण तो है आपका कि यदि संघ, डरिएगा मत, अभी आप लोग, कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए, चाहे आपने कभी पढ़ा हो और चाहे कभी ना पढ़ा हो, लेकिन इस लेवल पे आप लोगों तक चीजें पहुंच जाएंगी कि नहीं भी अगर कभी पढ़ा होगा, तब भी मान के चलिए आप यहां पे आके एक लेवल प्राप्त कर जाएंगे। आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, संविधान का आपको सा नहीं पता, तब भी मेरी गारंटी है इस क्लास के बाद में संविधान सभा से संबंधित वो प्रश्न, चाहे आपका पूरे भारत भर में किसी परीक्षा में आया हो, आपके नोट्स से बाहर नहीं जाने दूंगा, निश्चिंत रहिए। और आपने कभी पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा है, कुछ आपको एबीसीडी पता है या नहीं, सब छोड़ दीजिए, आप हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सब आएगा इस क्लास के बाद में, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, हर चीज समझ में आएगी। कोई ऐसा शब्द ही नहीं लिखूंगा मैं कि जिसकी एक सटीक एक्सप्लेनेशन आप तक ना पहुंच पाए। पहला कारण होता है यदि संघ किसी समझौते का परिणाम है। अब आप कहेंगे कि संघ और यह समझौता क्या है? होता क्या है कि मान लीजिए आप लोग हैं, करीब 750 लोग अभी आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग हो जाएं राज्य की भूमिका में और आप सभी लोग मिलकर एक समझौता करें और समझौते के द्वारा केंद्र को जन्म दे दें। केंद्र मान लीजिए मुझे। कहने का मतलब राज्यों ने आपस में समझौता किया और समझौता करके केंद्र को जन्म दे दिया। तो जो समझौता होता है, कोई भी समझौता होता है, वो लिखित होता है। तो अगर संघ किसी समझौते का परिणाम है, तो उस देश का संविधान लिखित संविधान होगा। जैसे अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है, या पहला लिखित संविधान तैयार करने वाला जो देश है वो है आपका अमेरिका। तो अमेरिका का संविधान लिखित संविधान क्यों है? अमेरिका का संविधान लिखित संविधान इसलिए है क्योंकि वहां राज्यों के बीच में एक समझौता हुआ, समझौते के द्वारा राज्यों ने केंद्र को जन्म दिया, और केंद्र और राज्यों के बीच में, अर्थात मैं अगर केंद्र हूं, आप लोग राज्य हैं, मेरे और आपके बीच में शक्तियों का बराबर बराबर का विभाजन है कि जो शक्तियां मेरी हैं वही आपकी हैं, या जो शक्तियां आपकी हैं वही मेरी हैं। तो ऐसा जो आपका संघ बनता है वो बनता है आदर्श संघ। आप देखते हैं ना, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, एक राज्य की नागरिकता होती है, एक आपकी राष्ट्र की या केंद्र की नागरिकता होती है, देश की नागरिकता होती है। हमारे यहां दोहरी नागरिकता नहीं है कि एक हम उत्तर प्रदेश की नागरिकता लिए बैठे हो, एक भारत की नागरिकता लिए बैठे हो। अमेरिका में ऐसा होता है। अमेरिका में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर संघात्मक व्यवस्था है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बराबर बराबर का विभाजन किया गया है। कहने का मतलब यदि संघ किसी समझौते का परिणाम है तो संविधान आपका लिखित संविधान होगा। जैसे अमेरिका का संविधान, तो
अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है, क्योंकि जो अमेरिकी संघ है वो काहे का परिणाम है, वो एक समझौते का परिणाम है, पहली चीज। दूसरी चीज, और हमारे आपके संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक, दूसरा कारण, किसी भी देश का संविधान तब भी लिखित संविधान होता है जबकि संविधान का निर्माण किसी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार किया जाए। जैसे भारत के संविधान का निर्माण कैसे किया जा रहा है, संविधान सभा के द्वारा किया जा रहा है। संविधान सभा के लिए एक योजना बनाई गई थी कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा, चुनाव के द्वारा संविधान सभा के सदस्य चुन के आएंगे, कुछ सदस्य नामित भी होंगे, नॉमिनेटेड सदस्य भी होंगे। तो आपने क्या किया था, एक योजना बनाई थी। कहने का मतलब कि दूसरा कारण है, यदि संविधान का निर्माण किसी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार किया जाए तो उस देश का संविधान कैसा होगा, लिखित संविधान होगा। पूरी दुनिया में जहां जहां पे भी लिखित संविधान है वो केवल और केवल दो कारणों से लिखित संविधान है। कि अगर आपको किसी भी देश का संविधान पता पड़ रहा कि ये लिखित संविधान है तो आप मान के चलिए कि वहां पे या तो संघ किसी समझौते का परिणाम है या फिर संविधान सभा का निर्माण किया गया और उसी संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। अब आपसे अगर प्रश्न पूछता है कि हमारे देश का संविधान एक लिखित संविधान है, प्रश्न यहां से बनता है कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है क्योंकि, और चार ऑप्शन आपको दिए जाएं तो आप किसे टिक करेंगे, इसको, कि संविधान लिखित इसलिए है क्योंकि हमारे यहां संविधान का निर्माण एक पूर्व निश्चित योजना या संविधान सभा के द्वारा किया गया है, इसलिए हमारे देश का संविधान लिखित संविधान। तो यदि संविधान का निर्माण किसी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार किया जाए या संविधान सभा के द्वारा किया जाए तो उस देश का संविधान लिखित संविधान होगा, जैसे भारत का संविधान। तो भारत का संविधान भी लिखित संविधान है, अमेरिका का संविधान भी लिखित संविधान है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि अमेरिका में संघ समझौते का परिणाम है, भारत में संघ समझौते का परिणाम नहीं है कि राज्यों ने मिलकर समझौता किया हो, समझौते के द्वारा केंद्र को जन्म दिया हो। भारत में ऐसा नहीं हुआ। हमारा जो संघ है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। हमारे यहां का जो संविधान है वो लिखित संविधान केवल इसलिए है क्योंकि संविधान का निर्माण किया गया एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार किया गया, और वो जो पूर्व निश्चित योजना थी वो थी संविधान सभा। क्लियर है? कुछ भी अगर आपका छूटे, कहीं पे भी आपका छूटे तो आप तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? और निश्चिंत रहिए, कुछ भी छूटेगा नहीं। और चैट वगैरह पूरी तरह से आप स्थगित कर दीजिए, चैट बैट के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़िए आज, और एक अच्छे श्रोता की भूमिका में आज आप बने रहिए और साथ ही साथ में धुआंधार तरीके से लिखे भी आप रहिए, ठीक है? चलिए, हो गया ये। तो अब देखो, आपने ये जो आपका एक छोटा सा संदर्भ हुआ, छोटे छोटे से लक्ष्य लेके चलेंगे, ऑटोमेटिकली एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो आपने यहां पे दो चीजें देखी। पहली चीज तो ये कि संविधान सभा किसे कहते हैं। तो संविधान सभा क्या है कि एक ऐसी सभा है जिसका गठन किससे हो रहा है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से, और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है संविधान का निर्माण करना। फिर मैंने आपको बताया कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। अब लिखित संविधान क्या होता है, तो दो कारणों से किसी भी देश का संविधान लिखित होता है। कि पहला कारण, यदि संघ किसी समझौते का परिणाम है, जैसे अमेरिका, तो अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है क्योंकि वहां पे संघ एक समझौते का परिणाम है, और जो भी समझौता होगा वो कैसा होगा, लिखित होगा, तभी तो समझौते की वैलिडिटी है, ठीक है? और दूसरा कि यदि संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा या किसी पूर्व निश्चित योजना या निर्धारित योजना के अनुसार किया जाए तब भी संविधान कैसा होगा, आपका लिखित संविधान होगा। तो भारत का संविधान भी लिखित है, अमेरिका का संविधान भी लिखित है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि दोनों संविधान लिखित हैं लेकिन दोनों में अंतर क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे कि अमेरिका का संविधान इसलिए लिखित है क्योंकि वहां का जो संघ है वो समझौते का परिणाम है। भारत का संविधान इसलिए लिखित संविधान है क्योंकि इसका निर्माण एक पूर्व निश्चित योजना अर्थात संविधान सभा के द्वारा किया गया। क्लियर एकदम, कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? कोई भी डाउट नहीं रखेंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग।
और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है, कल इससे संबंधित हाई फाई प्रश्न लेके आऊंगा। साधारण तो कोई प्रश्न लेके ही नहीं आऊंगा, टफेस्ट प्रश्न लेके आऊंगा, और जो टफेस्ट होंगे वो भी आपको बहुत आसान लगेंगे। चलो अब आते हैं कि इसकी मांग और गठन, संविधान सभा की मांग और इसका गठन। दो संदर्भ मैंने लिखे, दोनों संदर्भ महत्वपूर्ण हैं। खैर कोई भी ऐसा संदर्भ भी नहीं लिखूंगा जो महत्वपूर्ण नहीं हो। देखो, संविधान सभा मांग कौन रहा था? मांग रहे थे हम लोग, और इसकी जो मांग है तो इसकी मांग सर्वप्रथम संस्था के स्तर पे यदि आप देखें, और संस्था के स्तर पे ही आपसे पूछा जाता है, व्यक्ति के स्तर पे नहीं पूछा जाता कि कौन सा व्यक्ति क्या कह रहा था। इसकी मांग यदि आप देखें, ये सर्वप्रथम जो की गई, ये की गई थी आपकी कब? 1934 में। और इसकी मांग किसने की थी कि हमें अपने देश के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा चाहिए? तो इसकी मांग की थी स्वराज पार्टी ने 1934 में। वही स्वराज पार्टी है जो आपकी 1923 में गठित हुई थी, और इन्हीं ने ये कहा था, इनके सदस्य आपके विधान परिषदों में और साथ ही साथ में केंद्रीय विधानसभा में थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको अपने देश के संविधान के लिए या संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा चाहिए। इसकी मांग इन्होंने तब की थी। और फिर इसका गठन, तो ये तो हुआ मांग। अब बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न भी बनेंगे आपके कि इसकी मांग सर्वप्रथम कब की गई? तो कब की गई है? 1934। और किसने की? तो सीधा टिक कीजिए आप, स्वराज पार्टी। व्यक्ति यहां महत्वपूर्ण नहीं है, ना ही आपसे व्यक्ति पूछा जाएगा, तो उसको लेकर आप बिल्कुल भी तनाव नहीं लीजिए। ठीक, अब इसके बाद में दूसरी चीज पे आ जाते हैं कि गठन। अब गठन पे यदि आप आए तो इसमें भी आपके दो संदर्भ हैं। गठन की जो पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है दूसरे विश्व युद्ध से। आप कहेंगे सर दूसरे विश्व युद्ध से क्यों? दूसरे विश्व युद्ध से इसलिए क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में जब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो उसके शुरुआती दौर में जो मित्र राष्ट्र थे या जो अंग्रेज थे, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और ऐसी स्थिति में भारत में यदि कोई आंदोलन चल जाता तो पूरी की पूरी ऊर्जा सरकार लगाती उस आंदोलन का दमन करने में। यह ठीक वैसे ही है जैसे आज की तारीख में आप देखते हैं ना, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो रूस में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो तुरंत ही सरकार उठा के उनको अरेस्ट कर देती है, ताकि युद्ध के मोर्चे पे हम कमजोर नहीं पड़े। पता पड़ा गृह मोर्चे पे हम कमजोर पड़ रहे हैं, पता पड़ा हम यहीं पे पूरी अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं अपने ही देश में आंदोलन को दबाने में, तो हम बाहर युद्ध क्या लड़ेंगे। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ आपका 1939 में, और शुरुआती दौर में अंग्रेजों की स्थिति बहुत कमजोर थी और ऐसा लग रहा था कि ये हार जाएंगे, तो उनको लग रहा था कि भाई भारत में कोई आंदोलन ना हो, इसके लिए भारतीयों को कोई बढ़िया एक सकारात्मक आश्वासन दिया जाए और इनको अपनी तरफ मिलाया जाए, ताकि युद्ध में ये हमारा समर्थन करें और यहां पे शांति बनाए रखें। इसलिए आप देखते हैं कि आप अगस्त प्रस्ताव, जो समय पे भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिनलिथगो, उसने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से जो है अपनी बात रखी थी, लेकिन उसने बात रखी थी कि युद्ध के बाद में हम ये सारा का सारा कार्यक्रम करेंगे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा या इंग्लैंड की संसद के द्वारा सर्वप्रथम 1942 में एक मिशन भेजा गया था, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स उस समय पे युद्ध मंत्री था और एक सदस्यीय ये मिशन था, और इसको भेजा गया कि आप जाइए भारत में बातचीत कीजिए, भारतीयों को एक बढ़िया लॉलीपॉप दीजिए या सकारात्मक आश्वासन दीजिए, ताकि वो इस द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा सहयोग करें। और क्रिप्स मिशन में ही सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस बात को स्वीकारा गया था कि युद्ध के बाद में हम एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे। अब प्रश्न सुनिएगा कि अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब इस बात को स्वीकारा गया कि हम भारतीयों के लिए, भारतीयों के माध्यम से या जिस ऐसी सभा का निर्माण करेंगे जिसमें सभी सदस्य आपके भारतीय हो, कोई अंग्रेज आपका शामिल ही ना हो, तो यह स्वीकारा गया था क्रिप्स मिशन में। लेकिन क्रिप्स मिशन के अन्य जो प्रावधान थे, वो प्रावधान इतने गंदे थे कि कांग्रेस ने उन प्रावधानों को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए क्रिप्स मिशन ने हम लोगों को जो संविधान सभा के लिए कहा था, उसके बावजूद भी संविधान सभा का गठन हो नहीं पाया। तो कहने का मतलब कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए
इसको सर्वप्रथम को हाईलाइट करिएगा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब स्वीकार किया गया। तो इसको जो स्वीकार किया गया स्पष्ट रूप से वो किया गया किसके माध्यम से, क्रिप्स मिशन के माध्यम से। और ये जो क्रिप्स मिशन है ये आपका किस वर्ष में गठित हुआ, 1942 में। अब इसकी डेट्स वगैरह नहीं मैं आपको लिखा रहा हूं कि 11 मार्च को इसके गठन की घोषणा हुई, 23 मार्च को ये भारत आया और 30 मार्च को इन्होंने अपने प्रावधान प्रस्तुत किए। आपको लगे तो आप नोट कर सकते हैं। तो क्रिप्स मिशन के माध्यम से सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि हम एक संविधान सभा का गठन करेंगे। लेकिन क्रिप्स मिशन के अन्य जो प्रावधान थे वो बड़े धुआंधार थे। उन्होंने कहा कि देखो, एक भारत संघ बनाया जाएगा, युद्ध के बाद में हम भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करेंगे, और अगर भारत का कोई भी राज्य या प्रांत या रियासत संघ में ना शामिल होना चाहे तो वो अपना संविधान निर्माण कर सकता है। नहीं है समझे तो समझ लीजिए। कहने का मतलब कि उस समय भारत में 562 देसी रियासतें थी। 562 में से अगर 500 रियासतें कहती कि हम भारत संघ में नहीं शामिल होना चाहते तो क्रिप्स मिशन के अनुसार वो अपना अलग संविधान बना लेते। कहने का मतलब एक भारत देश बनता और 500 अन्य भारत बनते। इसलिए आप देखते हैं कि नेहरू ने इसी लोकल ऑप्शन के प्रावधान को उठाते हुए कहा था कि मेरे पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए थे, उनकी इस योजना के क्रियान्वयन का परिणाम होता भारत के विभाजन के सैकड़ों रास्ते खोल देना। कहने का मतलब कि क्रिप्स मिशन के माध्यम से स्वीकार तो किया गया था, लेकिन जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। तो सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब स्वीकार किया गया एक संविधान सभा गठित होनी चाहिए, 1942 में क्रिप्स मिशन के माध्यम से। और फिर दूसरी बार ब्रिटिश सरकार द्वारा कब स्वीकार किया गया कि संविधान सभा गठित होनी चाहिए। तो दूसरी बार ये जो स्वीकार किया गया तो दूसरी बार जो ये स्वीकार किया गया, ये स्वीकार किया गया आपका 1946 में कैबिनेट मिशन के माध्यम से। और ये जो कैबिनेट मिशन है, ये कैबिनेट मिशन आपका कब का है, 1946 का। तो कैबिनेट मिशन के माध्यम से। अब क्रिप्स मिशन को तो कांग्रेस ने स्वीकार कर दिया था, लेकिन जो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा से संबंधित या अन्य जो प्रावधान सुझाए उनको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। और जब आपने स्वीकार कर लिया तो जाहिर सी बात है कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रावधानों के आधार पर ही हमारे देश में संविधान सभा का गठन हुआ कि जो उन्होंने संविधान सभा का प्रारूप या जो भी फॉर्मेट उन्होंने सुझाया था, सेम फॉर्मेट को हमारे नेताओं ने स्वीकार किया। कहने का मतलब कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि किसके द्वारा सुझाए गए प्रावधानों के अनुसार हमारे देश में संविधान सभा गठित हुई, तो आप टिक किसे करेंगे, आप टिक करेंगे कैबिनेट मिशन को। कहने का मतलब कि इसी मिशन या कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रावधानों के आधार पर हमारे देश में
संविधान सभा, मैंने शॉर्ट में लिखा, आप पूरा लिख लीजिए, गठित। तो मांग सबसे पहले कब उठ रही है? 1934 में। कौन मांग कर रहा है? स्वराज पार्टी। फिर ब्रिटिश सरकार कब इस बात को स्वीकार कर रही है? 1942 में, क्रिप्स मिशन के माध्यम से, कि ठीक है आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, हमको संविधान सभा चाहिए, चलिए संविधान सभा हम गठित किए देते हैं। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि ये क्रिप्स मिशन, ये जो प्रावधान लेके आए हैं संविधान सभा का प्रावधान तो ठीक है, लेकिन अन्य जो इनके प्रपोजल हैं ये बहुत गंदे हैं, रिजेक्ट कर दिया, तो संविधान सभा भी नहीं बनी। फिर कैबिनेट मिशन आया 1946 में, और इसमें आप देखते हैं 3 सदस्य थे, सर पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, और साथ ही साथ में एबी अलेक्जेंडर थे। तो इन लोगों ने जब अपने प्रावधान सुझाए तो उन प्रावधानों को हमारे देश के नेताओं ने या राष्ट्रीय नेताओं ने स्वीकार कर लिया, और जब स्वीकार कर लिया तो इसी के द्वारा सुझाए गए प्रावधानों के अनुसार हमारे देश की जो संविधान सभा थी ये गठित हुई। ठीक, तो अब आप कहां पे आ गए? अब आप आ गए संविधान सभा के गठन पे। एक एक चीज में लेके चल रहा हूं, और फिर कह रहा हूं कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। और कई बच्चे ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि सर हमको कोई खास इंटरेस्ट आता नहीं है इन चीजों में। तो बिल्कुल आपको इंटरेस्ट आता है या नहीं आता है? आपकी क्लास चल तो रही है, मेरे ख्याल से आप तक लिंक नहीं पहुंच रही होगी। चलो अभी आप उसके लिए परेशान नहीं हो, आप कर दिया भाई रिप्लाई, कितना रिप्लाई चाहेंगे? चलो, तो ये आपकी संविधान सभा। अब आते हैं हम लोग संविधान सभा के गठन पर, ठीक है। और चैट स्थगित कर दीजिए, उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, जो लाभ मिलेगा इससे मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो तुरंत ही आपका प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो इसलिए यहां पे लाभ ले लीजिए। बाकी जो आपकी अन्य क्वारीज हैं, आ जाइए संविधान सभा के गठन और कैसे इससे आपके प्रश्न बनते हैं वो भी आप देखेंगे। देखो, कैबिनेट मिशन ने कहा था कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या उन्होंने सुझाई थी 389, 389, और उन्होंने कहा था इन 389 सदस्यों में से 296 सदस्य आपके 11 ब्रिटिश प्रांतों और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। अभी सारी चीजें और भी स्पष्ट करूंगा, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे या 11 ब्रिटिश प्रांत कौन कौन से थे, आपके सारा चीजें लेके चलूंगा, निश्चिंत रहिएगा। तो उन्होंने कहा कि 296 सदस्य आपके ऐसे होंगे जो जनता के द्वारा निर्वाचित होंगे, इलेक्टेड, चुने हुए, और 93 सदस्य ऐसे होंगे जो देशी रियासतों के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और जो उसने कैबिनेट मिशन ने जो हमको ये फॉर्मेट या प्रारूप बताया था, उसी फॉर्मेट के आधार पर हमारे देश की संविधान सभा गठित भी हुई। कहने का मतलब कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। तो कितनी निर्धारित की गई? 389। और ये जो 389 सदस्य थे, इनमें से ये कहा गया कि 296 सदस्य निर्वाचित होंगे, और 296 जो ये निर्वाचित होंगे, इनमें से 292 सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होंगे, और जो 4 सदस्य हैं, ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे। 11 ब्रिटिश प्रांत, इसके पहले भी के सेशन पे भी मैं चर्चा किया हूं कि जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे उसमें आप देखते हैं संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत था, बिहार था, उड़ीसा था, मद्रास था, बंबई था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था, असम था, ठीक है, बंगाल एक प्रांत था, सिंध एक प्रांत था, पंजाब एक प्रांत था। ऐसे ऐसे करके ये 11 ब्रिटिश प्रांत थे, मैंने 11 बोल दिए।
और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में, एक आपका अजमेर और मारवाड़ था, मिला के अजमेर मारवाड़, दूसरा आपका दिल्ली था, तीसरा कर्नाटक का कुर्ग था और चौथा था बलूचिस्तान। चीफ कमिश्नरी का मतलब है आज की तारीख में जिसे आप कहते हैं यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश, वही आपके उस समय पे कहलाते थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। कहने का मतलब, अभी हरियाणा में किसी परीक्षा में प्रश्न उसने पूछा था कि संविधान सभा में 11 ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो उसमें ज्यादातर बच्चों ने टिक कर दिया 296, 296 टिक कर दिया, क्योंकि ज्यादातर बच्चे दिमाग में केवल और केवल एक ही चीज फीड किए रहते हैं कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या 296 थी। तो प्रश्न उन्होंने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। प्रश्न में उसने ये नहीं पूछा था कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, प्रश्न में उसने आप लोगों से जो पूछा था वो ये पूछा था कि 11 ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे। तो 11 ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य आप देख रहे हैं, ये निर्वाचित होने थे आपके 292, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आपके निर्वाचित होने थे कितने, आपके 4 सदस्य, दोनों मिलाके आपके 296 थे। दूसरी चीज, बच गए आपके कितने सदस्य, ये हो गए आपके 93 सदस्य। ये कैसे थे, ये मनोनीत किए जाने थे। कहां से मनोनीत होने थे, ये जो उस समय पे देशी रियासतें हैं, तो देशी रियासतों से मनोनीत होने थे कि उनसे कहा गया कि आप अपने सदस्यों को नॉमिनेट कर दीजिए। नामांकित का मतलब है नॉमिनेटेड। तो ये आपके नामित सदस्य थे, और इन दोनों को आप मिला देंगे तो आपके निकल के आएंगे 389। और सभी जिन रियासतों के लिए नामांकन का प्रस्ताव गया, उन सभी ने अपने सदस्यों को नामांकित किया। लेकिन एक रियासत ऐसी थी जिसने अपना कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजा, और अगला प्रश्न आपका वहां से बनता है, वो थी आपकी हैदराबाद रियासत। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि कौन सी ऐसी रियासत थी जिसने अपना कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी नामांकित सदस्य या नॉमिनेटेड सदस्य संविधान सभा में भेजने से मना कर दिया था, तो आप सीधा टिक करेंगे किसको, हैदराबाद रियासत को। तो देशी रियासतों से सभी जगह से मनोनीत हो गए, बस केवल और केवल एकमात्र देशी रियासत आपकी कौन सी थी, वो थी आपकी हैदराबाद रियासत। तो नोट करके आप लिख दीजिए कि जो हैदराबाद रियासत थी, हैदराबाद रियासत ने अपना कोई भी सदस्य संविधान सभा में नहीं भेजा था। प्रश्न आपका यहां से बनता है। अब एक चीज आप देखिए, सर जी एस क्रेट की किताब में, अरे छोड़िए भाई गौरव कुमार जी, कहां कहां से आप लोग पढ़ के आते हैं। ठीक है, चलिए छोड़िए, इसको पढ़िए, बाकी किस किताब में क्या लिखा है, गाइड फाइड से थोड़ा सा ऊपर आ जाइए। ठीक है, चलो अभी सोचिए क्या शिक्षा का स्तर हो गया होगा। कल एक बच्चा लिख रहा, सर अपने होम रूल लीग बताया, होम रूल लीग तो 1916 में चला था आंदोलन, आप गलत बता रहे हैं। अरे भाई होम रूल लीग नहीं था, प्रश्न उसने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। इंडिया होम रूल लीग पूछा था मैंने, ठीक है, कि 1905 के वर्ष की संबंधित घटनाएं। तो होता है कि जब आप चीजों को थोड़ा गाइड या फुर्री टाइप की या बहुत ही किसी क्या मैं कहूं, छोड़िए उन पर चर्चा ही नहीं करना, मूड खराब करने वाली बातें हैं वो सब। चलिए तो हैदराबाद रियासत ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। अब देखिए, अब संविधान सभा में 2 प्रकार के सदस्य आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से सदस्य आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो हैं आपके निर्वाचित सदस्य और दूसरे हैं आपके मनोनीत। मनोनीत को इंग्लिश में आप लिख दीजिए नॉमिनेटेड, तो ज्यादा सही है। और इन्हीं दोनों सदस्यों से मिलकर बनी हमारी आपकी संविधान सभा। कहने का मतलब
अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि हमारी संविधान सभा कैसी सभा थी, तो हमारी संविधान सभा एक ऐसी सभा थी जो आंशिक रूप से, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि थे या निर्वाचित प्रतिनिधि थे और आंशिक रूप से मनोनीत प्रतिनिधि थे। कहने का मतलब हमारी संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नॉमिनेटेड या नामांकित या मनोनीत सदस्यों से मिलकर बनी थी। 4 विकल्प आपको दे देगा, पूर्णतः निर्वाचित, पूर्णतः मनोनीत, आंशिक निर्वाचित, आंशिक मनोनीत या कोई नहीं। तो आप कितने प्रकार के सदस्य देख रहे हैं? 2 प्रकार के सदस्यों से हमारी संविधान सभा निर्मित हो रही है। तो यहां पे तुरंत आप नीचे नोट कर दीजिए कि ऐसे ही हमारी संविधान सभा बनी है। तो नोट कर दीजिए कि स्पष्ट है कि हमारी संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित सदस्यों से मिलकर बनी थी। प्रश्न आपका यहां से आता है। क्लियर है? क्यों नहीं भेजा ये भी बताते चलें गुरुजी। ओके, अभी बताते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हैदराबाद रियासत ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। एक्चुअली हैदराबाद रियासत, उनको लग रहा था कि हमको भारत संघ में अपना विलय नहीं करना है, और इसलिए अभी आप देखेंगे, हालांकि आप नहीं भी पूछते तो आगे चल के आप देखेंगे कि देशी रियासतों से बातचीत करने के लिए एक समिति गठित की गई थी जिसे नाम दिया गया था देशी रियासत वार्ता समिति, और उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो वही बनाए गए थे जो हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कल एक बच्चे ने लिखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से आपको प्रणाम। तो बिल्कुल, तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्हीं की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई थी, और हैदराबाद रियासत ने तो अंत तक ये प्रयास किया था कि भारत संघ में हमको विलय न करना पड़े, हमारा स्वतंत्र अस्तित्व बना रहे। और फिर आप देखते हैं कि फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को दायित्व सौंपा गया कि समझिए आप इनको थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा अच्छे से समझते हैं। तब फिर वहां पे एक ऑपरेशन चलाया गया था सेना के द्वारा, ऑपरेशन पोलो। आपसे प्रश्न ये भी पूछता है ऑपरेशन पोलो किस रियासत के विलय से संबंधित है? हैदराबाद रियासत। और फिर उनको हिंदी में समझाया, और फिर ऐसे समझाया कि वो विलय भी हो गया, और जो लोग विरोध कर रहे थे या तो वो देश छोड़ के भाग गए या फिर जमीन के नीचे चले गए, पाताल लोक में पहुंच गए। ठीक है, तो इसलिए उसको लग रहा था कि मैं अपना विलय नहीं करूं, रियासत का विलय नहीं करूं, इसलिए वो विरोध कर रहा था, और एक विरोध जताने का ये तरीका था। क्लियर है? ठीक है, चलो, तो ये क्लियर हुआ। अब देखो, हर चीज में आपकी एक बेहतर लिंक है, और जो आपको ये मैं मैटर आज दे रहा हूं, इसमें सारी की सारी चीजें इतनी साइंटिफिक हैं कि आप एक चरण पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जैसे ही जिज्ञासा आएगी वैसे ही उस जिज्ञासा का समाधान आपको अगले चरण में होता चला जाएगा। अब देखो, मैंने आपसे बताया कि 296 निर्वाचित सदस्य थे, अर्थात इन सदस्यों का क्या होना था? चुनाव होना था। अब इन सदस्यों का चुनाव होना था, कहने का मतलब है कि अब हम कह रहे हैं कि हमारी संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित सदस्यों से मिलकर बनी थी। तो अब स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि भाई संविधान सभा के जो चुनाव हैं, इनके चुनाव का प्रावधान क्या था? कहने का मतलब कि अगला जो संदर्भ हम आ जा रहे हैं वो है आपका कि संविधान सभा के जो चुनाव हैं या जो सीटों का आवंटन है वो किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, चलिए, तो देखो, ये जो आपकी 296 सीटें थी जिन पे होने थे क्या? चुनाव। तो 296 सीटें, ये सीटों का जो आवंटन किया गया था, ये सीटें आवंटित की गई थी जनसंख्या के अनुपात में। आज भी सीटों का आवंटन होता है जनसंख्या के अनुपात में। जैसे जब मैं उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल में क्लास में जब मैं चर्चा करता हूं, तो एक चर्चा मेरे लिए बड़ी आसान हो जाती है। आसान ये हो जाती है कि
जब विधानसभा की सीटों पे मैं चर्चा करता हूं तो चूंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है प्रयागराज और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो है महोबा। अब प्रयागराज मेरी कर्मभूमि है और महोबा मेरी जन्मभूमि है। कहने का मतलब कि जो सीटें आवंटित की जाती हैं वो जनसंख्या के अनुपात में आवंटित की जाती हैं, तो जहां की जनसंख्या ज्यादा है उसको सीटें भी ज्यादा मिलेंगी। कहने का मतलब कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटों वाला या विधानसभा सीटों वाला जो जिला है वो है प्रयागराज, जहां पे मैं खड़ा हूं, और न्यूनतम सीटों वाला जो आपका जिला है वो है महोबा, क्योंकि जनसंख्या कम है। तो यहां पे भी सीटें जनसंख्या के अनुपात में आवंटित की गई थी और यह प्रयास किया गया था कि 10 लाख की जनसंख्या, भाई पूरे देश से आपकी संविधान सभा के सदस्य आपके चुने जाने थे, तो यह प्रावधान किया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर हम एक सदस्य का निर्वाचन करेंगे। और ये जो सीटें थी, ये सीटें 3 कम्युनिटीज के बीच में बांट दी गई थी, मुस्लिम, सिख और सामान्य। फिर से सुनिएगा, मुस्लिम, सिख और सामान्य कि 3 कम्युनिटीज के बीच में ये आपकी सीटें बांट दी गई थी और ये जो सीटें थी ये जनसंख्या के अनुपात में दी गई थी, अर्थात 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होना था या 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी। और यहीं से आपका प्रश्न भी पूछा जाता है कि कितने लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी या किन 3 समुदायों के बीच में इन सीटों का विभाजन किया गया था। ठीक है, चलिए, तो सीटों का आवंटन, तो पहली चीज 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी। पहली चीज, आपसे यहां से कई बार प्रश्न पूछा है कि संविधान सभा में एक सदस्य कितने लाख की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता था या कितने लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होना था, 10 लाख। और ये जो सीटें आवंटित की गई थी, ये सीटें 3 समुदायों के बीच आवंटित की गई थी। कौन कौन से आपके 3 समुदाय हैं? एक मुस्लिम कम्युनिटी, दूसरी सिख कम्युनिटी और तीसरी सामान्य। और यहीं से आपका प्रश्न भी बनता है, और जब भी यहां से प्रश्न बनता है तो अच्छे अच्छे घूम जाते हैं, क्योंकि बड़ा बढ़िया प्रश्न बनता है यहां से। क्योंकि जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो बच्चे को लगता है कि अरे सबसे बड़ी कम्युनिटी तो हिंदू कम्युनिटी, हिंदू तो विकल्प में है ही नहीं है, तो इसका मतलब है जिसमें विकल्प में हिंदू नहीं है वो ऑप्शन पक्का गलत होगा। वो ये नहीं समझ पाता कि मुस्लिम और सिख, इनको छोड़कर जो सामान्य वर्ग की बात की जा रही है उसमें आपका हिंदू भी शामिल है, उसमें बौद्ध भी शामिल है, उसमें जैन भी शामिल है। कहने का मतलब उसको एक जनरल में शामिल किया जा रहा। मुस्लिम, सिख और सामान्य, ये 3 कम्युनिटीज के बीच में ये सीटें आवंटित की गई थी और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी या 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होना था। और ये जो सदस्य चुने जाने थे, ये सदस्य आपके 3 कम्युनिटीज से चुने जाने थे। कहने का मतलब मुस्लिम, सिख के अलावा जितनी कम्युनिटीज हैं उनको शामिल किया गया था, किसमें? सामान्य में। ये अगला प्रश्न आपका यहां से बनता है। ठीक, नोट कर दीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं लेकर आपको। भाई आप लोगों को मना किया जा रहा कि आप नोट करिए, तो आप जो है दूसरी दुनिया में हैं। ठीक है, चलिए, ब्लॉक कर दिया गया है आपको। चलो अब इसके बाद में
अगला जो आपका संदर्भ है, ये क्लियर है आपको? प्रश्न आप समझ गए कैसे बनेगा कि कितने लाख की जनसंख्या पर आपकी सीट आवंटित थी, और बिल्कुल 10 लाख को ऐसे ही आप घेर दीजिए, और फिर आप घेर दीजिए कि ये सीटें कितनी कम्युनिटीज के बीच में आपकी आवंटित की गई थी। तो कितनी कम्युनिटीज? 3। तो 3 समुदायों को आप घेर दीजिए, ठीक है। और एक एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखिएगा, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाए। चलिए मनीरुद्दीन जी, ये आपका अच्छा सुझाव है, बिल्कुल आधे घंटे बाद आप लोगों को मैं प्राइवेट करूंगा। नहीं, रिवाइज तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, आधे घंटे आपको दे देंगे, तो उसमें आप इत्मीनान से जो भी आप नोट कर सकें कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में आते हैं कि संविधान सभा के जो ये सदस्य थे उनका चुनाव कैसे हुआ था। और यहां से भी आपका प्रश्न बनता है कि अब आपसे ये बताया जा रहा कि भाई 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होना था, 3 कम्युनिटीज के आपके सदस्य चुन के आने थे 3 कम्युनिटीज से। तो प्रश्न उठता है कि इनके सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो देखिए, इन सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो ठीक वैसे ही हुआ था जैसे आज चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य ऐसे चुने जाते हैं कि हम आप चुनते हैं विधायकों को, और जो विधायक होते हैं वही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो जनता ने चुना विधायक को, विधायक ने चुना राज्यसभा के सदस्यों को। ऐसे ही चुने गए थे संविधान सभा के सदस्य कि जनता द्वारा विधायकों का चुनाव किया गया था, और उन विधायकों के द्वारा जो वोटिंग की गई उसके द्वारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए। कहने का मतलब कि हमने उनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना था। जनता ने प्रत्यक्ष रूप से किसको चुना था? विधायकों को। विधायकों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। कहने का मतलब, अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा किस प्रकार से चुने गए थे, तो ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, या जनता द्वारा ठीक वैसे ही चुने गए थे जिस प्रकार से हम आप या आज की तारीख में हमारे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। भाई, लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है, उसमें आप वोट करते हैं, विधानसभा में आप वोट करते हैं, राज्यसभा में आप वोट करते हैं? नहीं वोट करते हैं। राज्यसभा में कौन जाके वोट करेगा? जो विधायक हमने आपके चुने हुए हैं। तो राज्यसभा के सदस्य भी हमारे आपके द्वारा चुने गए हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने गए हैं, बल्कि किस प्रकार से चुने गए हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। तो जैसे आज राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं, ठीक वैसे ही संविधान सभा के सदस्य भी जनता के द्वारा चुने गए थे। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। नोट कर दीजिए कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। तो चुनाव पे भी आएंगे और साथ ही साथ में चुनाव के परिणामों पे भी आएंगे। तो पहले चुनाव में आ जाए कि ये कैसे चुने गए। तो ये चुने गए थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से ये चुने गए थे। ठीक, या इसके नीचे आप लिख दीजिए, ठीक वैसे ही जैसे आज राज्यसभा के सदस्य चुने जाते। तो प्रश्न तो आपका यहां से सॉल्व हो जाएगा। तो आप अप्रत्यक्ष को घेर दीजिए कि आपसे पूछ लेगा कि ये सदस्य जनता द्वारा कैसे चुने गए थे, प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से। और याद रखने के लिए, एक दिमाग में अवधारणा बनाने के लिए, क्योंकि जब तक दिमाग में कोई अवधारणा नहीं बनती है तब तक चीजें क्लियर नहीं होती हैं। ठीक है, तो जनता द्वारा ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, या ठीक वैसे ही चुने गए थे जैसे राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, अर्थात जनता ने विधायकों को चुना और उन विधायकों ने चुना संविधान सभा के सदस्यों को। क्लियर? दूसरी चीज, आते हैं चुनाव परिणाम पे। अब संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे, ये चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में। चुनाव संपन्न।
और चुनाव के जो परिणाम आए यह भी महत्वपूर्ण है। चुनाव के परिणाम में जो कांग्रेस थी, तो कांग्रेस को कुल निर्वाचित सीटों में से मिली कितनी सीटें? 208 सीटें मिली। जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग को मिली कुल सीटों में से 73 सीटें। और जो अन्य थे, अन्य का मतलब है, अन्य में मैं शामिल कर रहा हूं जितने भी छोटे मोटे दल थे या आपके निर्दलीय लोग थे, तो अन्य को जो सीटें मिली वो मिली कितनी? 15। 5 3 8 और 8 16, 1 2 7 2 9, 296 की तीनों को आप अगर जोड़ेंगे तो आपका निकल के आएगा कितना? 296। चलो, तो ये क्लियर हुआ। अब कितनी सीटें कांग्रेस को मिल रही? अब जब एग्जामिनर का मूड होता है तो आपका यहां से भी प्रश्न पूछ लेता है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, मुस्लिम लीग को कितनी मिली, और अन्य तो आपसे नहीं पूछेगा। अब चूंकि कांग्रेस की जो सीटें थी, कांग्रेस की सीटें संविधान सभा में कैसी हैं? सबसे ज्यादा हैं। कहने का मतलब कि कांग्रेस की सदस्यों की संख्या इतनी ज्यादा थी संविधान सभा में कि एक संविधान विशेषज्ञ या संविधानविद हैं, उनका नाम है जी ऑस्टिन, ग्रेनविले ऑस्टिन। उनकी पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपनी इस पुस्तक में वो लिखते हैं कि देखिए, संविधान सभा में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस की थी, इसलिए संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। अब ये जो जी ऑस्टिन का जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आप लोगों से एज इट इज पूछा गया है। अमिता दुबे जी, नहीं यूपी वाले वैकेंसी में मत भरिए, नहीं भर पाएंगे आप, ठीक है, आपके लिए अलग वैकेंसी आएगी, क्यों परेशान है? ठीक है, परेशान नहीं होइए। हाँ, कांग्रेस सीट बता तो दी अभी, और कैसे बताएं? अब ज्यादा मत पूछिए, ठीक है। और जो इस प्रकार के सेशन चला करें ना, तो उन सेशंस पे सीधा नोट किया कीजिए, क्योंकि अभी आपको अगर इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो जब ये प्राइवेट हो जाएगा या बाद में कहीं आप और कहीं से आप पढ़ेंगे, तो फिर आपको इसका महत्व समझ में आएगा, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। चलो खैर, तो कांग्रेस की सदस्यों की संख्या सर्वाधिक थी, इसीलिए अब यह स्टेटमेंट पूछा गया है आपसे। जी ऑस्टिन, इनकी पुस्तक भी याद रखना है आपको। जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक को इसको रटे रहिएगा, में लिखा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? कांग्रेस सदस्यों की, इसलिए वो कह रहे हैं कि संविधान सभा कांग्रेस थी। और कांग्रेस सबसे लोकप्रिय पार्टी थी, इसीलिए वो कह रहे हैं, और कांग्रेस भारत थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किसने कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस भारत? तो ये कहा है जी ऑस्टिन ने। तो जी ऑस्टिन, इनका ये स्टेटमेंट और साथ ही साथ में इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है, ये आप लोगों से ऐसे ही पूछी जाती है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं कि अब बन गई आपकी संविधान सभा, गठित हो गई इतने सदस्यों से।
और साथ ही साथ में ये जो आपके संविधान सभा थे, संविधान सभा के बारे में एक चीज बड़ी अच्छी याद रख लीजिएगा कि टोटल जो आपकी संविधान सभा में जितने आपके मेंबर्स चुन के आए थे उनमें से 15 महिलाएं थी। हो सकता है कभी आपसे पूछ ले कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी, तो संविधान सभा में महिलाओं की जो संख्या थी वो थी 15। इसको नोट कर दीजिए, ठीक है, कि संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थी। नोट कर दीजिए इसको, संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थी। चलो आगे आते हैं। अब संविधान सभा जब आपकी गठित हो गई तो गठित होने के बाद में संविधान सभा की कार्रवाई पे, कार्रवाई का मतलब है कि संविधान सभा की जो आपकी बैठक है और साथ ही साथ में जो संविधान सभा वास्तविक रूप से आपकी गठित हो रही है, ठीक है। चलिए, हाँ, थोड़ा सा चौकन्ने रहिएगा। देखो अभी 2 लोगों को ब्लॉक किया जा चुका है, क्योंकि आप लोगों को जो बताया गया है उसको आपको अगर फॉलो करना है तब तो मेरे प्लेटफॉर्म की वैल्यू है, ठीक है। बाकी टाइम पास करने आप आए हैं तो टाइम पास नहीं करने दूंगा, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, संविधान सभा का गठन या पहली बैठक। कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई उसी के साथ में संविधान सभा का गठन माना जाता है, ठीक है। तो निर्वाचित हुए थे SH 1 2 3 जो भी आपका नाम है। सभी सदस्यों से चुन के आए थे आपके, ऐसा नहीं था रुद्र जी, ठीक है। चलो अब देखो संविधान सभा का गठन। अब अगर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, तारीख अगर आपसे पूछ ले, तो अगर आपसे तारीख गठन के लिए कह रहा है ना कि कब गठित हुई, इसका मतलब आपसे वो जानना चाहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। समझ रहे हैं? तो संविधान सभा की जो गठन है वो गठन हुआ, तो पहले आप ऐसे ही लिख दीजिए, इसका गठन पहली बैठक से ही माना जाता है। अब ये लाइन मैंने आपको इसलिए लिखवा दी ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। चलिए दूसरी चीज, इसकी जो पहली बैठक है, ये पहली बैठक हुई इसकी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी चीज, पहली बैठक या पहले दिन इसमें शामिल सदस्यों की संख्या। पहली बैठक में संविधान सभा में जो कुल सदस्य आपके शामिल हुए थे वो थे 211। अब आप देख रहे हैं कि कुल सदस्य संख्या कितनी रखी गई थी, 389। निर्वाचित सदस्य कितने रखे गए थे, 296। लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य आपके उपस्थित हो रहे हैं, 211। अब जैसे ये प्रश्न ये कभी नहीं पूछा गया, लेकिन कभी ना कभी पूछा जरूर जाएगा कि पहले दिन संविधान सभा में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे। तो कितने सदस्य उपस्थित थे, 211। अब आप कहेंगे सर 211 क्यों उपस्थित थे, बाकी कहां गए थे? बाकी कहीं गए नहीं थे, एक्चुअली कुछ सदस्य तो आए नहीं थे, कुछ निर्दलीय थे या कुछ अस्वस्थ हो गए। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था, और बहिष्कार इसलिए कर दिया था क्योंकि संविधान सभा की जब उन्होंने परिणाम देखे तो उनको अपनी औकात समझ में आई, तो उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और उन्होंने कहा कि अब हम पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे।
और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इनके द्वारा मनाया भी गया था। आप देखते हैं 16 अगस्त 1946 को। तो इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया तो 73 सदस्य तो आपके वैसे ही घट गए। इसीलिए जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, पहली बैठक के दिन जो आपके सदस्य शामिल हुए थे, वो सदस्य कितने शामिल हुए थे? 211 सदस्य शामिल हुए थे। और पहली बैठक इसकी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। और पहली बैठक के जो अध्यक्ष बने, वो अध्यक्ष बने क्या थे? एक्चुअली वो आपस में से ही उन लोगों ने, जो उनमें सबसे वरिष्ठ सदस्य थे या वरिष्ठतम जो सदस्य थे, उन वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। और ये जो आपके वरिष्ठतम सदस्य इसके अध्यक्ष चुने गए थे, वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। सारे घटक के मिले जुले थे भाई। चलो, तो संविधान सभा के पहली बैठक के जो अध्यक्ष बने, ये बने थे इसके अस्थायी अध्यक्ष। और ये जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, वो बने थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक। और अध्यक्ष इनको क्यों चुन लिया गया था? क्योंकि ये संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य, या वरिष्ठतम को आप सबसे वरिष्ठ सदस्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वरिष्ठतम सदस्य थे, इसीलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, क्लियर? नोट करते चलिए सारी की सारी चीजें। और लगभग 1 आवर आपका हो रहा है, तो चलिए, ये कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, ये आपका मैं कंप्लीट कराए दे रहा हूं। बाकी संविधान सभा में आपकी समितियां वगैरह बच जाएंगी, तो उन पे हम लोग फिर कभी या कल के लेक्चर में हम लोग चर्चा कर लेंगे, और उसके बाद में प्रश्नोत्तर के क्रम में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर टॉपिक उठाया है तो उसको कंप्लीट करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, आधे में छोड़ना वो उचित नहीं होता है। ठीक है, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हो रही है आपकी? आपसे यहां से प्रश्न पूछता है। 9 दिसंबर 1946। पहली बैठक में शाम कितने सदस्य शामिल हुए? 211 सदस्य शामिल हुए। पहली बैठक के अध्यक्ष या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न आपका यहां से भी पूछता है कि भाई संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? तो चूंकि सबसे वरिष्ठ आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसलिए ये संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए। फिर इसके बाद में 9 दिसंबर के बाद में हुआ क्या कि 2 दिन बाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। और जो ये स्थायी अध्यक्ष चुने गए, वो चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बने संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, और ये स्थायी अध्यक्ष बने थे 11 दिसंबर 1946 के दिन। तो अगली जो आपकी डेट है, वो है आपकी 11 दिसंबर 1946। इस दिन क्या हो रहा है? इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, कौन स्थायी अध्यक्ष बना था और कौन अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी बने आपके सच्चिदानंद सिन्हा, और जो स्थायी अध्यक्ष बने वो बने आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसके बाद में जो आपकी डेट है, वो संविधान सभा के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण डेट है, और वो है आपकी 13 दिसंबर 1946। क्यों ये डेट महत्वपूर्ण है? ये डेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक, और ये आपका स्वीकार भी किया गया। तो आ जाइए आप 13 दिसंबर 1946। ये जो डेट संबंधित है, ये संबंधित है किसके साथ में? उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। तो ये जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव है, इस दिन प्रस्तुत किया गया। और किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अब उद्देश्य प्रस्ताव पे मैं एक एक चीज
स्पष्ट कर दूं, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है और खासतौर से कॉम्पिटिटर से अपेक्षा की जाती है कि किसी भी चीज को आप जानिए तो इस लेवल पे कम से कम आप जानते रहिए कि उससे संबंधित एक मोटी मोटी अवधारणा आपके दिमाग में हमेशा बनी रहे, क्योंकि किसी भी चीज की अगर अवधारणा आपके दिमाग में बनी हुई है तो फिर वो चीज याद रखना बहुत आसान होती है। और अगर कोई अवधारणा ही आपके दिमाग में नहीं बन पा रही तो आप उस चीज को याद कैसे रखेंगे, तो फिर धीरे धीरे बोरियत शुरू होती है। कहने का मतलब कि उद्देश्य प्रस्ताव ये तो ठीक है, नेहरू ने प्रस्तुत किया आपका, या मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, पहली चीज तो आपको ये जानना है कि ये क्या है। दूसरी चीज, ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तो आपसे दो प्रश्न पूछता है कि ये कब प्रस्तुत हुआ और साथ ही साथ में इसे किसने प्रस्तुत किया। और तीसरा जो संदर्भ है कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया। और फिर अंतिम संदर्भ इसमें बनता है कि इस उद्देश्य प्रस्ताव का महत्व क्या है। इससे बाहर आपका कोई प्रश्न जा ही नहीं सकता उद्देश्य प्रस्ताव में, और कोई भी आपका ऐसा संदर्भ भी नहीं है जहां से आपका प्रश्न ना बनता हो। एक एक संदर्भ पे मैं देखो, थोड़ा सा जब भारत स्वतंत्र हो रहा है, स्वतंत्रता के पहले के दौर में आप चले जाइए। पहले के दौर में यदि आप जाएं तो पहली चीज तो हमको जो दिखाई देगी वो दिखाई देगी गुलामी या परतंत्रता। दूसरी चीज, होटल्स और क्लब्स में लिखा हुआ है कि डॉग एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, कि कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। कहने का मतलब ये कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश इसलिए वर्जित है क्योंकि जो हमारे आपके ऊपर शासन कर रहे हैं उनके अंदर एक श्रेष्ठता की भावना है। और श्रेष्ठता किस कारण से है? चमड़ी के कारण से। उनको लग रहा हम गोरी चमड़ी वाले हम श्रेष्ठ हैं, या हम एक स्पेसिफिक महाद्वीप के निवासी हैं और साथ ही साथ में एक ऐसे महाद्वीप के निवासी हैं जहां से पूरी दुनिया में रेनेसां या पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। तो एक श्रेष्ठता का भावना है, एक कॉम्प्लेक्स की भावना है, और वही कॉम्प्लेक्स की भावना उनके और हमारे बीच में विभेद का आधार है। और पर्याप्त विभेद किया जा रहा है। विभेद इस हद तक किया जा रहा है कि भारतीयों को भारतीय माना ही नहीं जा रहा है, जानवरों से उनकी तुलना की जा रही है। कहने का मतलब कि गुलामी के दौर में भी थे, साथ ही साथ में क्या दिखाई देती है? असमानता, यह भावना भी थी। और जहां पे परतंत्रता है, साथ ही साथ में जहां पर असमानता है या भेदभाव है, वहां पे जो व्यवस्था होगी वो व्यवस्था भी अन्यायपूर्ण व्यवस्था ही होगी। कि अगर एक भारतीय के हित की बात आए और एक अंग्रेज के हित की बात आए तो गलत होने के बावजूद भी वो किसका पक्ष लेंगे? वो एक अंग्रेज का पक्ष लेंगे। और यही होता भी था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1000 लोगों को आपने गोली से मार डाला, और उसके बाद भी जब उन्होंने हंटर समिति गठित की थी तो उस हंटर कमेटी ने अपने प्रतिवेदन में जनरल डायर को दोष मुक्त करार दे दिया था। इसकी कोई गलती नहीं है। जो 1000 लोग मार डाल रहा उसकी कोई गलती नहीं है। सोचिए, ये क्या है? ये है अन्याय, ये है अत्याचार। तो गुलामी भी है, असमानता भी है, अन्याय भी है, अत्याचार भी है, और साथ ही साथ में आप देखिए कि हम आप संप्रभु भी नहीं है। संप्रभु का मतलब होता है कि चाहे हमारे घर का मामला हो और चाहे हमारे बाहर का मामला हो, चाहे हमारी गृह नीति हो और चाहे हमारी विदेश नीति हो, प्रत्येक मामले में हम स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखते हो। किसी भी बाहरी शक्ति के दबाव को माने बिना स्वतंत्र निर्णय लेने की जो आपकी क्षमता है वही आपकी कहलाती है, या शक्ति है, वही आपकी कहलाती है संप्रभुता। उस दौर में, जिस दौर में हम गुलाम हैं, हमारे आपके बारे में निर्णय कौन लेता था? इंग्लैंड की सरकार। अर्थात हम संप्रभु नहीं थे। और यहीं से आप समझ लेते हैं बड़े आसानी से कि यह उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। यह उद्देश्य प्रस्ताव वही है जिन चीजों से हम पीड़ित थे और जिन चीजों को हम चाह रहे थे। क्या क्या हम चाह रहे थे? हम चाह रहे थे गुलामी से हम स्वतंत्र हो जाएं, स्वतंत्रता।
हम चाह रहे थे असमानता की समाप्ति हो, समानता आ जाए, अन्याय समाप्त हो, न्याय आ जाए, और साथ ही साथ में हम संप्रभु भी हो जाएं, अर्थात अपने देश के हित में हम स्वयं से निर्णय ले सकें। यही था आपका उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव भारतीयों की उन इच्छाओं का या उन भावनाओं का सूचक था जिनकी प्राप्ति के लिए वो एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। हम किसके लिए संघर्ष कर रहे थे? स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, न्याय के लिए, संप्रभुता के लिए। इनके लिए हमारे पूरा का पूरा राष्ट्रीय आंदोलन संपन्न हुआ। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव हम भारतवासियों की उन भावनाओं, उन इच्छाओं का सूचक है जिनकी प्राप्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे थे, और जिन चीजों के लिए हम संघर्ष कर रहे थे वो आपके ये मूल्य थे, ये आदर्श थे। तो इन आदर्शों को या ऐसे उच्च आदर्शों को हमारे इस उद्देश्य प्रस्ताव में स्वीकार किया गया, और उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। क्या कहते हैं संविधान की प्रस्तावना? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला शब्द क्या आ रहा? प्रभुत्व संपन्न। क्यों आ रहा? क्योंकि हमारे बारे में हम आप तब निर्णय ले ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि गुलाम थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अपनी इस संविधान सभा में एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में जो चीजें आप देख रहे हैं वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी कोट की गई थी। किसमें? उद्देश्य प्रस्ताव में। तो आपसे प्रश्न भी पूछता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव का आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव का आधार है हम भारतवासियों की वो भावनाएं, वो इच्छाएं जिनके लिए हम लोग सतत संघर्ष कर रहे थे। सालों तक जिसके लिए हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चला, हमारा संघर्ष चला, वही हमको दिखाई देता है उद्देश्य प्रस्ताव में। लिख दीजिए उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव हम भारतवासियों के उद्देश्य प्रस्ताव हम भारतवासियों के हम भारतवासियों की उन इच्छाओं और भावनाओं का सूचक था। हम भारतवासियों की उन इच्छाओं और भावनाओं का सूचक था जिनके लिए हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, संप्रभुता आदि। जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, संप्रभुता आदि। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, संप्रभुता आदि। अतः इन सभी बातों को इस उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल किया गया। तो इनके लिए हम संघर्ष कर रहे थे, और इन्हीं सभी बातों का जो संकलन है वो संकलन दिखाई देता है कहां? हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में। ठीक, पैरा चेंज कीजिए। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार बना।
संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्लियर हुआ क्या था और उद्देश्य प्रस्ताव लाया क्यों गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव को लाने का उद्देश्य ही था कि यह बताना कि भाई हम किस लिए इस संविधान सभा में उपस्थित हुए हैं। और आप देखते हैं कि प्रस्तावना, तो प्रस्तावना आपके कहा जाता है ना कि संविधान की कुंजी है, कि संविधान के हमारे संविधान का जो पूरी की पूरी फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो दर्शन अगर कहीं दिखाई देता है तो वो दिखाई देता है हमारे संविधान की प्रस्तावना में, कि किस प्रकार का हम देश बनाना चाहते हैं। ठीक, तो कहते भी है ना कि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने का जो आपका स्रोत है, वो स्रोत है संविधान की प्रस्तावना, और प्रस्तावना का आधार है उद्देश्य प्रस्ताव, इसलिए उद्देश्य प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। तो अब उद्देश्य प्रस्ताव से आपसे क्या पूछेगा, कब प्रस्तुत किया गया। तो आपने देखा 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। किसने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जवाहरलाल नेहरू ने। और फिर आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा जो स्वीकार किया गया, तो यह स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947। दिसंबर में तो प्रस्तुत ही हुआ, दिसंबर के बाद में आपका साल खत्म, तो अगला साल आ गया 47 और तारीख आपकी 22 जनवरी। तो संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 के दिन इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव का महत्व क्या है, तो महत्व आप लिख चुके हैं कि संविधान की प्रस्तावना का यह आपका आधार है, यही इस उद्देश्य प्रस्ताव का महत्व है। तो ये हुई आपकी संविधान सभा। हालांकि संविधान सभा में एक चीज अभी भी आपकी अछूती है, वो है आपकी संविधान सभा से संबंधित समितियां। समितियां यदि और हो जाएंगी तो आपकी जो संविधान सभा है, ये संविधान सभा से संबंधित चाहे कोई आप एग्जाम दीजिए, ठीक है, कोई भी एग्जाम में जितने भी आपके प्रश्न आएंगे, जनरली कोई भी प्रश्न आपका इसके बाहर नहीं जा पाएगा। इस लेवल से आपकी संविधान सभा मैंने आप लोगों से डिस्कस की हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो समितियां हैं तो करेंगे क्या कि कल आपके यहां से प्रश्न भी रहेंगे और कल का सेशन भी केवल और केवल लाइव ही रहेगा। जैसे आज का आपका सेशन है तो आज का सेशन भी केवल और केवल लाइव ही है, ठीक है, कि जैसे ही आपका ये 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद आपका वीडियो प्राइवेट हो जाएगा, और कल भी यही प्रक्रिया रहेगी। तो कल संविधान सभा में जो भी हमने डिस्कस किया है उससे संबंधित आपके प्रश्न कैसे बनते हैं, हालांकि मैं सारी चीजों को लेते हुए चला हूं कि कैसे आपके प्रश्न बनेंगे और कैसे चीजों को आपको याद रखना है, उनको तो मैंने डिस्कस किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ चीजें आपकी छूटी रह जाती हैं तो कल के सेशन में इससे संबंधित प्रश्न लेके आएंगे, और साथ ही साथ में जो एक छोटा सा एक पॉइंट आपका छूट गया है, समितियां, तो कल के सेशन में मैं 2-3 प्रश्न उसके समितियों से डाल दूंगा और उसके माध्यम से पूरी समितियां आप लोगों को स्पष्ट करा दूंगा, पूरी समितियां आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा, किसी समिति में आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। और यहां पे आके ये आपका कंप्लीट हो जा रहा है संविधान सभा, और काफी दिन से ये आपका पेंडिंग था। और होता भी है कि जब कोई चीज थोड़ा सा पेंडिंग हो जाती है और उसके बाद में जब उस पर डिस्कशन होता है तो बड़ा हेल्दी डिस्कशन होता है। और चलिए, तो कल के लिए आप लोग कमर कसे रहिएगा, और कल की जो आपकी क्लास रहेगी, आप इसके लिए मत कहा कीजिए, नोट्स तैयार करना होगा। चलिए, हम आपको आधा घंटे का समय दिए देते हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, आधा घंटे का आप लोगों के पास में समय रहेगा, तो बढ़िया से आप नोट कर लीजिएगा। और प्रयास मैंने यही किया है कि जितने भी बच्चों के प्रश्न आए, आप लोगों के प्रश्न आए, सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया। अब ये प्रश्न अब आप पूछना शुरू करें कि सर ये क्लास कब चलेगी, वो क्लास कब चलेगी, तो इसका मतलब है कि आप नॉनसेंस प्रश्न कर रहे हैं और अभी आप उस मैच्योरिटी के लेवल पे है नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म पे या मेरे प्लेटफॉर्म पे आप लोग आ सकें। तो इसलिए मैंने 2 लोगों को ब्लॉक भी किया, तो वो लोग भी बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, दूसरे नाम से आईडी बना के जुड़ जाइएगा, और इस प्रकार के जो आपके मूर्खतापूर्ण कृत्य हैं बेटा थोड़ा सा कम करिए। अब मैच्योरिटी के एक लेवल पे आइए, उससे आप लोगों के लिए ही अच्छा रहेगा, ठीक है, कि फला क्लास कब चलेगी या ढिका क्लास कब चलेगी, तो सर ये बताने के लिए नहीं है, उसके लिए टोल फ्री नंबर आप लोगों को दिए जाते हैं, वहां पे आप कॉल करिए, वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, आधा घंटे के बाद ही आपकी क्लास ये प्राइवेट होगी, और कल का जो आपका सेशन होगा, कल का सेशन में आपके इनसे संबंधित प्रश्नों को भी शामिल करूंगा, और साथ ही साथ में जो आपकी कुछ समितियां छूट गई हैं तो उनसे संबंधित भी मैं प्रश्न लेके आऊंगा, और इस प्रकार से उनको डिस्कस करेंगे कि सारी की सारी समितियां, सारी चीजें आप लोगों तक बिल्कुल टू द पॉइंट पहुंच जाएं। और अगर मान लीजिए कुछ अगर कमी भी रह जाएगी तो फिर से आपको समितियां मैं अलग से ही लिखा दूंगा, जैसे ये क्लास आपकी चलिए वैसे ही 15-20 मिनट और भी क्लास चल जाएगी, लेकिन ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।